हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉमर्स पाठशाला। उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। हमने अपनी कल की वीडियो में डिस्कस किए थे नेशनल इनकम। और उसके बेसिक कंसेप्ट्स। उन बेसिक कंसेप्ट्स में हमने बात की थी फाइनल गुड्स की, कि फाइनल गुड्स क्या होती हैं। फाइनल गुड्स क्या बताया था आपको, जो कंज्यूमर तक पहुंचने के लिए रेडी हैं, मतलब कंज्यूमर के कंज्यूम करने के लिए जो गुड्स रेडी हैं वो गुड्स कौन सी हो गई, फाइनल गुड्स होगी। लेकिन साथ ही साथ आपको एक चीज और बताई थी कि हमारी इंडस्ट्री एंड एग्रो सेक्टर के लिए, एग्रो सेक्टर कौन सा था, एग्रीकल्चर सेक्टर। इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए दोनों के लिए फाइनल गुड्स अलग अलग हैं, और एग्रो सेक्टर की फाइनल गुड्स इंडस्ट्री के लिए फाइनल गुड्स नहीं मानी जाती। वो क्यों नहीं मानी जाती वो हम आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करने से पहले कहना चाहेंगे, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ एक बेल आइकन है, उसको प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपको हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन तुरंत मिलती रहे। इस पूरे चैप्टर की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। आप वहां से जाकर हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, और साथ ही साथ हमारे डिस्कशन ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपके पूरे डाउट्स को क्लियर किया जाएगा। तो चलिए अभी अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमने अपनी पिछली वीडियो में फाइनल गुड्स को कुछ इस तरीके से डिस्कस किया था कि हमारे एबीसी लिमिटेड कंपनी है, उसने XYZ प्रोडक्ट बनाना है और उसके 3 प्रोसेसेस हैं। पैकेजिंग के बाद वो कस्टमर तक पहुंचेगी। अगर उसके 2 प्रोसेसेस कंप्लीट हुए, 3rd प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ, तो वो कस्टमर तक नहीं पहुंच सकती, तो वो फाइनल गुड्स नहीं हो सकती। उसके बाद मैंने आपको बताया कि प्राइमरी, सेकेंडरी एंड फाइनल, मतलब हमारे 3 सेक्टर्स होते हैं, टर्शरी सेक्टर। तो प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर के लिए फाइनल गुड्स कौन सी होती हैं, कौन कौन सी हैं। जैसे फार्मर है, फार्मर ने क्या किया, उसने प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर दिया, उसने सेल कर दिया कंज्यूमर को, तो उसके लिए वो क्या हो गया, फाइनल प्रोडक्ट हो गया। लेकिन फार्मर ने लेस की फैक्ट्री को अगर पोटैटो सेंड किए, उसके लिए वो फाइनल हो गया। लेकिन लेस की फैक्ट्री के लिए वो क्या बन गए थे, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट, मतलब उनके लिए वो फाइनल प्रोडक्ट नहीं थे। वो क्यों नहीं थे उसको हम आज डिस्कस करने वाले हैं। इसीलिए हमारी पिछली वीडियो को हमने सिर्फ फाइनल गुड्स तक ही सीमित रखा था। आज हम इसके एक और कंसेप्ट को पढ़ेंगे, जिसका नाम है इंटरमीडिएट गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स क्या होती हैं, हम ये डिस्कस करेंगे। देखिए, हमने ये डिस्कस किया कि लेस की फैक्ट्री ने फार्मर से पोटैटोज खरीद लिए, फार्मर के लिए वो फाइनल प्रोडक्ट हो गए। जी हाँ, वो फार्मर के लिए फाइनल प्रोडक्ट हो गए, लेकिन हम फार्मर के वो फाइनल प्रोडक्ट को हमारी नेशनल इनकम के फाइनल प्रोडक्ट में काउंट नहीं करेंगे। उसका रीजन क्या था वो भी मैं आपको बताने वाली हूं कि उसको क्यों नहीं काउंट किया जाएगा। देखिए, फाइनल प्रोडक्ट कौन से प्रोडक्ट थे, रेडी टू कंज्यूम, जिनको रेडिली कंज्यूम किया जा सकता है, मतलब जिसको बिना किसी दिक्कत के कंज्यूमर कंज्यूम कर सकता है, वो थे हमारे फाइनल प्रोडक्ट। और फार्मर के लिए वो पोटैटो रेडी टू कंज्यूम थे, क्योंकि उसने कंज्यूमर को सेल करने थे। लेकिन उसने क्या किया, उसने कंज्यूमर को सेल नहीं किए, उसने वो प्रोडक्ट किसको सेल कर दिए, फैक्ट्री को सेल कर दिए। अगर वही फार्मर उसको हमारी मार्केट में लेकर जाता पोटैटोज को और डायरेक्टली कंज्यूमर को सेल करता, तो वो हमारा फाइनल प्रोडक्ट था फार्मर के लिए, और हमारी नेशनल इनकम में वो काउंट भी होता। लेकिन फार्मर ने क्या किया, उसने सेकेंडरी सेक्टर को सेल कर दिया, तो सेकेंडरी सेक्टर के लिए वो प्रोडक्ट क्या हो गया, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स और इंटरमीडिएट गुड्स, मतलब द प्रोडक्ट्स दैट आर यूज्ड बाय द
industries to produce the final goods are known as intermediate प्रोडक्ट्स। मतलब जो प्रोडक्ट्स इंडस्ट्री यूज कर रही है हमारे फाइनल प्रोडक्ट को बनाने के लिए, उसको हम क्या बोलते हैं, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स। मतलब फार्मर ने जो पोटैटोज लेस की फैक्ट्री को सेल किए थे, वो पोटैटोज लेस की फैक्ट्री वालों के लिए क्या हो गए, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स हो गए। और हमारी जो नेशनल इनकम है, नेशनल इनकम, इसमें कभी भी हम इंटरमीडिएट को काउंट नहीं करते। मतलब जो भी हमारे इंटरमीडिएट गुड्स हैं, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स हैं, वो हमारी नेशनल इनकम का पार्ट नहीं माने जाते। नेशनल इनकम में सिर्फ और सिर्फ क्या चीज काउंट होती है, फाइनल गुड्स। इसीलिए फार्मर के पोटैटोज सेकेंडरी सेक्टर में एज अ नेशनल इनकम काउंट नहीं होंगे। लेकिन अगर वही फार्मर डायरेक्टली कंज्यूमर को या कस्टमर को सेल कर देता, मतलब मार्केट में जा रहा है, मार्केट में जाते जाते उसने पोटैटो सेल कर दिए, तो वो उसकी नेशनल इनकम का पार्ट बन जाते, क्योंकि उसने डायरेक्टली कंज्यूमर को सेल किए। लेकिन अभी उसने पोटैटोज किसको दिए, सेकेंडरी सेक्टर को। सेकेंडरी सेक्टर ने क्या किया, उन पोटैटोज पर अपनी प्रोडक्शन लगाई, जैसे कटिंग की, बेकिंग की, पैकिंग की, उसके बाद उसको सेल किया। तो उनके लिए वो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट हो गए। इंटरमीडिएट प्रोडक्ट हमारी नेशनल इनकम में काउंट नहीं होते। तो अभी आपको समझ में आ गया होगा कि फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स में क्या डिफरेंस है। नेक्स्ट कंसेप्ट जो हमारी नेशनल इनकम का है, थर्ड कंसेप्ट, मतलब वो है डोमेस्टिक टर्शरी ऑफ कंट्री। हमारी नेशनल इनकम को स्टार्ट करने से पहले हमारे लिए ये समझना बहुत जरूरी है कि हमारी डोमेस्टिक टर्शरी ऑफ कंट्री क्या है। नॉर्मली टर्शरी का मतलब क्या होता है, मतलब टेरिटरी भी इसको बोल देते हैं। टेरिटरी का मतलब क्या होता है, एक बाउंड्री। बाउंड्री को टेरिटरी बोला जाता है। लेकिन हमारी ज्योग्राफिकल टेरिटरी को, ज्योग्राफिकल टेरिटरी आप समझते होंगे लैंड के अकॉर्डिंग, मतलब इंडिया का जितना लैंड एरिया इंडिया के हिस्से में आ रहा है, उसको हम डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं मानते। उसके अलावा भी कई चीजें हैं जो इंडिया की बाउंड्री, ज्योग्राफिकल बाउंड्री के अंदर नहीं है, लेकिन वो इंडिया की डोमेस्टिक टर्शरी का पार्ट मानी जाती हैं। वो कौन सी चीजें हैं वो डिस्कस करेंगे। अदरवाइज जो ज्योग्राफिकल बाउंड्री है, मतलब इंडिया की जो लैंड एरिया है, वो तो उसकी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट माना ही जाएगा। उसके अलावा कुछ ऐसी चीजें हैं जो डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होती हैं, लेकिन वो लैंड एरिया का पार्ट नहीं है। और कई चीजें ऐसी हैं जो डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट हैं, लैंड एरिया का पार्ट हैं, लेकिन वो अकॉर्डिंग टू नेशनल इनकम डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं होंगी। वो कौन सी चीजें हैं वो हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट क्या चीजें मानी जाएंगी, द जियोग्राफिकल एरिया विद द पॉलिटिकल बाउंड्रीज। मतलब वो एरिया जो पॉलिटिकल बाउंड्रीज के अंदर आता है,
वो क्या हो गया हमारा ज्योग्राफिकल एरिया और साथ ही साथ वो डोमेस्टिक टर्शरी का पार्ट भी माना जाएगा। लेकिन इसके अलावा डोमेस्टिक टर्शरी में कौन कौन सी चीजें आएंगी वो देखते हैं। सेकंड पार्ट है हमारा एरोप्लेन्स एंड शिप्स। एरोप्लेन्स और शिप्स जो कि एरोप्लेन्स एंड शिप्स जो वर्किंग तो हैं डोमेस्टिक टर्शरी में, वर्किंग हैं वो डोमेस्टिक टर्शरी में, एंड दे आर आल्सो वर्किंग इन अदर कंट्रीज। लाइक एरोप्लेन्स हैं वो एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं, शिप्स हैं वो भी एक जगह से दूसरी जगह पर जाती हैं, तो हम उनको ये नहीं मान सकते कि वो डोमेस्टिक टर्शरी में ही सिर्फ काम कर रहे हैं। मतलब दे आर नॉट ओनली वर्किंग इन द डोमेस्टिक टर्शरी बट दे आर आल्सो वर्किंग इन अदर कंट्रीज आल्सो। देन दीज आर related to the owners। मतलब जिस कंट्री से उस शिप का, उस एरोप्लेन का ऑनर रिलेट करता है, उसी कंट्री के साथ उसकी नेशनल इनकम की काउंटिंग हम करने वाले हैं, उसी कंट्री के साथ वो बिलोंगिंग माना जाएगा। मतलब दे आर रिलेटेड टू द ऑनर्स विच country he belongs। जिस भी कंट्री से उसका ऑनर बिलोंग करता है उसी कंट्री का पार्ट वो एरोप्लेन और शिप मानी जाएंगी। नेक्स्ट क्या है, शिप्स यूज्ड फॉर फिशिंग इन international water or natural gas rigs etc. are included in country to which or with which the owner belongs। अभी इसका मतलब क्या हो गया कि कोई भी शिप अगर वो फिशिंग के लिए यूज हो रही है, फिशिंग के लिए मतलब मछली पकड़ने के लिए, जैसे मछुआरे होते हैं ना वैसे ही मतलब कई ऐसे मछुआरे होते हैं जो इंटरनेशनल वाटर्स में चले जाते हैं, मतलब उनके पास वो अथॉरिटी होती है कि वो इंटरनेशनल वाटर में जा सकते हैं। या नेचुरल गैस रिग्स, नेचुरल गैस रिग्स का मतलब क्या है, कोई ऐसी जगह जहां से नेचुरल गैस निकलती है या क्रूड ऑयल निकलता है, लेकिन वो है कहां पर, इंटरनेशनल वाटर्स में या इंटरनेशनल बाउंड्री में है, तो वो किस कंट्री में काउंट होंगे, एक्सेट्रा आर इंक्लूडेड इन द कंट्री टू विच, किस कंट्री में, विद विच द ऑनर बिलोंग, उस कंट्री में वो एड ऑन होंगे या उसको ऐड किया जाएगा जिस कंट्री में उसके ऑनर्स बिलोंग करते हैं। मतलब जिस कंट्री में उसके ऑनर्स नहीं बिलोंग करते उसका वो पार्ट नहीं माना जाएगा, चाहे वो क्रूड ऑयल किसी दूसरी कंट्री में निकले। फॉर एग्जाम्पल अ पर्सन है, ए पर्सन है श्याम, श्याम इंडिया का रहने वाला है एंड उसकी एक क्रूड ऑयल की रिग्स है। कहां पर है, साउथ अफ्रीका में। मतलब वो इंडिया का रेजिडेंट है, इंडिया का रहने वाला है,
वो क्रूड ऑयल का काम कर रहा है, उसके क्रूड ऑयल की रिग्स हैं जहां से क्रूड ऑयल निकलता है, वो कहां पर है? साउथ अफ्रीका में। तो उसके उस क्रूड ऑयल की रिग से जितनी भी इनकम होगी वो उसकी नेशनल इनकम में काउंट की जाएगी, नेशनल इनकम ऑफ इंडिया उसको माना जाएगा। क्यों? क्योंकि जो उसकी नेचुरल गैस या क्रूड ऑयल की रिग्स हैं वो कहां पर है? इंटरनेशनल बाउंड्री में। साउथ अफ्रीका में है मतलब इंटरनेशनल बाउंड्री में है। लेकिन ऑनर कहां से बिलोंग करता है? ऑनर बिलोंग कहां से करता है? इंडिया से। तो वो किससे रिलेट करेंगी? वो भी इंडिया से ही रिलेट करेंगी, मतलब वो डोमेस्टिक टर्शरी का पार्ट माने जाएंगे। नेक्स्ट है फोर्थ, एम्बेसीज एंड हाई कमीशन। ऑफ other countries military establishment agencies etc. are included in domestic tertiary of that country to which they belong। इसका मतलब क्या हो गया कि एम्बेसीज एंड हाई कमीशन, कहां की हाई कमीशन? अदर कंट्रीज की। एंड मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट जैसे कि अभी अभी हमने कई बार खबर भी सुनी होगी कि अमेरिका की जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है वो दूसरी कंट्रीज में है, मतलब उनकी जो मिलिट्री फोर्सेस हैं वो दूसरी कंट्री में भी रह रही हैं, या एजेंसीज वो दूसरी कंट्रीज में काम करती हैं। एम्बेसीज कौन सी होती हैं? जैसे कि अगर किसी ने फॉरेन कंट्री जाना है तो वहां पर वो वीजा लगवाने के लिए कहाँ जाएगा? फॉरेन एम्बेसी में जाएगा। किसी भी फॉरेन कंट्री की एम्बेसी में वो जा सकता है। वो एम्बेसी इंडिया में काम कर रही है लेकिन है वो फॉरेन कंट्री की, तो वो डोमेस्टिक टर्शरी में काउंट होंगे, आर इंक्लूडेड इन द डोमेस्टिक टर्शरी। बट कौन सी कंट्री के? ऑफ दैट कंट्री टू विच दे बिलोंग, जिस कंट्री से वो बिलोंग करते हैं उसी कंट्री की डोमेस्टिक टर्शरी में वो ऐड होंगे। फॉर एग्जाम्पल एक एम्बेसी है या हाई कमीशन है, उनका कोई ऑफिस बना हुआ है इंडिया में, एम्बेसी वर्क कर रही है इंडिया में, लेकिन वो रिलेट किससे करती है? हमारे ऑस्ट्रेलिया कंट्री से। ऑस्ट्रेलिया कंट्री इंडिया से अलग है, मतलब एक अलग कॉन्टिनेंट है, तो उसकी एम्बेसी किस कंट्री से बिलोंग करेगी? उसी कंट्री से बिलोंग करेगी, मतलब वो ऑस्ट्रेलिया से ही बिलोंग करेगी, तो उसको भी ऑस्ट्रेलिया की डोमेस्टिक टर्शरी का पार्ट माना जाएगा, उसको इंडिया की डोमेस्टिक टर्शरी का पार्ट नहीं मान सकते हम। मतलब embassies belong to Australia become included in the domestic tertiary of ऑस्ट्रेलिया।